पटना से जहां भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार के मामले में दागी अफसर स्टाफ पर एक्शन लिया जाएगा। 5000 से ज्यादा के खिलाफ एफआईआर दर्ज और कोर्ट में दाखिल किया गया है चार्जशीट, इसे लेकर ताकि कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। सबसे ज्यादा अगर किसी विभाग की चर्चा इस वक्त हो रही है तो वो है शिक्षा विभाग, जिसमें भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और सभी डीएम को दागियों की अब लिस्ट भी दे दी गई है। संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, कई चौंकाने वाली बातें, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन भी और विभाग जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी वो शिक्षा विभाग। देखिए, बिल्कुल चाहे वो प्रवर्ती सरकार थी नीतीश कुमार की या फिर वर्तमान सम्राट चौधरी की जो सरकार है, वो लगातार ये बातें कर रही है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर निगरानी को एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी। निगरानी के जो डीजी हैं जितेंद्र गंगवार, वो इस पूरे मामले को देख रहे थे और पिछले 6 महीने की जो उनकी समीक्षा रही, समीक्षा के दौरान ये पाया कि बिहार में जो है तकरीबन 5000 से अधिक जो दागी पदाधिकारी और कर्मचारी हैं, इसमें सबसे अधिक संख्या जो है वो शिक्षा विभाग से है। वो विभाग जो बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करता है, वो विभाग जो बिहार की उन्नति और प्रगति में जो है उनकी अहम रोल होती है, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, अच्छे शिक्षित होंगे तो अच्छा विकास होगा और राज्य जो है उन्नत करेगा। लेकिन यही शिक्षा विभाग जो है वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भूमि एवं राजस्व विभाग है, पंचायती राज विभाग है, पुलिस प्रशासन विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग है। तो अमूमन ये आरोप जो लगता है भ्रष्टाचार का, वो पुलिस प्रशासन के ऊपर लगता है, लेकिन यहाँ पे इससे थोड़ा इतर है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो है वो शिक्षा विभाग में है और यही वजह है जो सरकार के लिए चिंता की बड़ी बात है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इन सभी पदाधिकारियों की जो सूची है वो भेज दिया है सरकार को और अब सरकार की तरफ से एक्शन लेना है। क्योंकि भ्रष्टाचारी अगर रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो दीमक की तरह सरकार के जो मंसूबे हैं, जो प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है, उसको वो खोखला करते रहेंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार एक बड़ा जो है दीमक माना जाता है और बिहार सरकार इसे जड़ से खत्म करने के लिए लगातार जो है वो निर्देश दिया जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से, सम्राट चौधरी। अमित, क्या वो डेटा सामने आ पाया है कि 5000 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज जो की गई, इनमें शिक्षा विभाग जो सबसे आगे है, भ्रष्ट कर्मचारियों, अधिकारियों, जिस भी मातहत हो, कितनी संख्या है शिक्षा विभाग में ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारियों की? देखिए विभा, इसमें जो है एग्जैक्ट फिगर नहीं आया, लेकिन जो हमारे जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जो आधिकारिक सोर्स है उनसे ये जानकारी मिली है कि सबसे अधिक भ्रष्टाचार जो है वो शिक्षा विभाग में है, जहाँ पे संख्या लगभग ये मान के चला जा रहा है कि 2000 के आसपास भी ये संख्या हो सकती है। क्योंकि पिछली बार जब बात हो रही थी हमारी डीजी निगरानी अन्वेषण ब्यूरो जो है जितेंद्र सिंह गंगवार, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने 1830 का आंकड़ा उस समय बताया था। तो जाहिर सी बात है कि वो आंकड़ा थोड़ा और ऊपर गया है और यही वजह है कि नंबर 1 पे जो है शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार के मामले में शीर्ष पर आया है। दूसरी जो विभाग है वो पंचायती राज विभाग है, भूमि सुधार विभाग जो है, पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन। जैसा हमने पहले बताया, ये तमाम विभाग जो है वो सरकार के सपने को कहीं न कहीं जो है वो कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि अधिकारियों को ऐसा नहीं कि वेतन समय से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, और तभी अमित अब इन सभी लोगों की सूची जो है वो अधिक डीएम तक पहुंचा दी गई है और अब इनके ऊपर कार्रवाई कब तक होती है ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, पटना से है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देर रात उन्हें सिविल कोर्ट स्थित सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा है। गिरफ्तारी के बाद पूरे दिन राजनीतिक हलचल तेज रही और समर्थकों में भारी नाराजगी भी देखने को मिली। शुरुआत में पुलिस की ओर से गिरफ्तारी के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। बाद में तेज प्रताप यादव के अधिवक्ता जगन्नाथ सिंह ने बताया कि गांधी मैदान थाने में दर्ज मामले में बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का आरोप लगाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। हम आए हैं तेज प्रताप जी से मिलने, हमको सूचना मिली टेलीफोनिक कि उनको अरेस्ट करके रखा गया है।
एक्शन है। बताइए क्या कारण है, क्या किसको? नहीं, हम लोग को भी मालूम चला, 1 घंटा से हम लोग परेशान थे कि तेज प्रताप जी नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग सभी थाना में खोजवा रहे हैं, दीघा में गए, जहाँ जहाँ बोल रहा है कि पाटलिपुत्रा में है, तो गांधी मैदान में है, बलगलाया जा रहा था। लास्ट में हम लोग को मालूम चला कि नौबतपुर में है। तभी हम लोग नौबतपुर में आए हैं। यहाँ पे गेट पर देखिए पूरा फोर्स भर दिया गया है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो हम लोग बोले कि जो भी अगर वो कांड किए हैं, अगर वो अपराधी हैं तो उनका घटना बताइएगा ना कि किस कांड से आप पकड़ के यहाँ लाए हैं। लेकिन नहीं बताया जा रहा, सिर्फ कहा जा रहा है कि अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और फोन लाइन पर धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा अमरजीत हैं। अमरजीत, अब 14 दिनों की न्यायिक हिरासत, क्या अपडेट और किस तरीके की स्थिति अब आरजेडी के समर्थकों में, माफ कीजिएगा तेज प्रताप के समर्थकों में? जी देखिए, तेज प्रताप के समर्थक काफी गुस्से में हैं इस बात को लेकर के कि तेज प्रताप को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है थाने थाने घुमाया गया, देर रात तक जो है उसे सीजीएम के यहाँ पेश किया गया और उसके बाद 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस दौरान जो है कार्यकर्ता जो थे और जो उनके वकील थे वो भी उनके पीछे पीछे थाने थाने घूमते रहे ताकि उन्हें उनका पता चल सके। उनका जो मोबाइल है वो भी जो है नहीं मिल रहा था, ना ऑन था और ना ही मिल रहा था। तो ये सब भी चर्चा होती रही और इस दौरान जो है उन्हें कई एक थाने घुमाए गए, जबकि दीघा, गांधी मैदान, दानापुर, फिर नवतपुर से फिर सीजीएम के यहाँ गांधी मैदान थाना ने उन्हें पेश किया और उसके बाद जो है उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो इन सब मामलों को लेकर के जो उनके कार्यकर्ता है वो नाराज हैं, क्योंकि अगर गिरफ्तारी करनी थी तो सीधे तौर पे करनी थी, लेकिन उन्हें कई एक थाने घुमा कर मानसिक प्रताड़ना दिया गया। तो ये बातें भी जो है सामने आ रही है और उनके जो वकील हैं जो जगन्नाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर के आगे हम लोग जो है कोर्ट में जाएंगे और साथ ही जो है इन पर जो धाराएं लगी हैं उन्हें नहीं बताई गई थी और बाद में सीजीएम के यहाँ जो पेश हुआ उसके बाद जो है बताई गई। एफआईआर की कॉपी अभी तक नहीं दी गई है और उन्हें ये बताया गया कि इन्हें जो है बीएनएस की धारा 109 जो पहले 307 हुआ करता था, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ करता था, उस धारा में इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जी, ये जो हत्या के प्रयास के आरोप का मामला, ये मामला कब का है, क्या इसके बारे में पूरी जानकारी है? जिस तरह से वकील ने बताया कि अभी तक पूरी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई है, इस वजह से अभी तक पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं है कि किस मामले में कौन सा वो मामला था, कौन सा एफआईआर था, उसमें गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये गिरफ्तारी हुई है और प्रथम दृश्य ये बताया जा रहा था कि जो है कल जो हंगामा हुआ उसमें तेज प्रताप की जो भूमिका रही है उसी मामले को लेकर के जो है पुलिस इन्हें गिरफ्तार की और उसके बाद जो है न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा है। जी चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे अपने मन की बात के 136वें एपिसोड के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करने वाले हैं। साथ ही देश भर में हो रहे अच्छे कामों और लोगों की प्रेरणादायक कोशिशों का भी जिक्र किया जाएगा। मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की है। इस बीच अरेराज अंचल कार्यालय के बाहर बड़ा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस दौरान अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी दलबल के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों को दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी। वहीं अगली खबर भागलपुर से, जहां छात्र आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 20 लोगों को डिटेन किया गया है। पुलिस आंदोलन की आड़ में उपद्रव करने वालों की पहचान कर चुकी है और एसएसपी ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किए गए, सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई भी इनसे ही करवाई जाएगी। वहीं डीएम ने कहा कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई सुनिश्चित होगी।
प्रशासनिक कार्य में बाधा डाली गई, प्रशासन पर हमला किया गया, उन सभी के ऊपर जैसा कि एसपी साहब ने भी बताया कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा जो संपत्ति का आकलन करते हुए यदि कुर्की भी करनी पड़ेगी लोगों की तो उसको भी हम लोग करवाएंगे। और सभी प्रकार का जो रूल ऑफ लॉ है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और अभी तो शांतिपूर्ण माहौल है ही, और हम लोग रात में और कल भी नज़र बना करके रखेंगे कि अभी जो मांगे पूरी हुई हैं केंद्र सरकार के स्तर पर, उसके बाद भी यदि कोई सेलिब्रेटरी जुलूस निकलता है तो उस पर भी नज़र बना के रखनी होगी। और इस तरीके से इसमें हम लोग अभी 20 से ज़्यादा जो भी उपद्रवी थे उनको जो डिटेन किए हैं। बाकी लोगों को चिन्हित करते हुए हम लोगों की टीम उस पर काम कर रही है। सारा फुटेज, सारा वीडियो हम लोगों के पास है। बहुत सारे उपद्रवी हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और इनके लिए हमारी टीम काम कर रही है। और उनको आगे विधि अनुसार कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को जो भी इसमें उपद्रव में शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा बल्कि अगर इसमें कोई सोची समझी रणनीति थी, कोई साजिश थी, जो भी शामिल होगा, वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग ने अपने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनाई है। शिक्षा सचिव राजीव रौशन ने कहा कि अगले 100 दिनों में और बड़ी उपलब्धियां हासिल होगी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के सभी प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा के लिए 211 डिग्री कॉलेज खोले गए। विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया। शिक्षा सचिव राजीव रौशन से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। सम्राट सरकार के 100 दिन पूरे होने पर शिक्षा विभाग में आखिर कितना काम हुआ और क्या उपलब्धियां रही, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ हायर एजुकेशन के सचिव और इसके साथ साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी सचिव हैं राजीव रौशन। क्या लग रहा है सर, हर तरफ जो है उपलब्धियां गिनाई जा रही है, शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग में कैसी रही उपलब्धियां? बिहार सरकार के द्वारा लगातार इस बात पे बल दिया जा रहा है कि शिक्षा की आधारभूत संरचनाओं में सुधार हो, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो। और इस कड़ी में खास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूरवर्ती इलाके में जो हमारे बच्चे बच्चियां रह रही हैं, और अगर मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो 211 डिग्री कॉलेज खोलने की जो शुरुआत हुई है, यह एक दूरगामी पहल है। और वर्तमान व्यवस्था के तहत इसमें इस बात पे बल दिया गया कि हमारा अध्ययन अध्यापन का काम पहले प्रारंभ हो जाए ताकि बच्चों को तुरंत लाभ मिल सके इसी शैक्षणिक सत्र से। और साथ ही साथ जो अन्य व्यवस्थाएं हैं ताकि भूमि का चयन हो सके और चिन्हित करके उसमें निर्माण का काम शुरू हो सके, इस पे भी सरकार लगातार बल दे रही है। और जो स्टूडेंट को टीचर चाहिए हर विषय में, इसके लिए बहुत ही तेज गति से विज्ञापन निकाल करके और उसका वैकेंसी के साथ जो आमंत्रण किया गया, जो उन लोगों का विज्ञापन के साथ साफ कहा है कि हमारा प्रयास लगातार जारी रहे, क्योंकि डिजिटल एजुकेशन की बात हो या फिर टेक्निकल एजुकेशन की बात हो या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तमाम चीज़ों पर लगभग 100 दिनों में काम किए गए हैं। और आगे भी टारगेट रखा गया है कि बिहार की तस्वीर बदले और शिक्षा विभाग नजीर के रूप में पेश आए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री के संभावित मुंगेर दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियां तेज कर चुका है और इससे भी जिलाधिकारी ने विभिन्न प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री का मुख्य कार्यक्रम +2 किसान वैदिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रस्तावित है, जिसे लेकर तैयारी जारी है। रांची से बड़ी खबर, जहां जेपीएससी रिजल्ट गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सीआईडी ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी जेपीएससी के कर्मी हैं और मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी के सहयोगी बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई के साथ ही मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीआईडी पूरे नेटवर्क और गड़बड़ी की साजिश की गहन जांच में जुटी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूं, ये शब्द हैं बिहार के नालंदा जिले के हरनौत निवासी झंडू कुमार के, जिन्होंने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला पदक जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। संघर्ष से सफलता की कहानी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए।
ये सिर्फ एक कांस्य पदक नहीं है, बल्कि संघर्ष, आत्मविश्वास और सपनों की जीत की कहानी है। नालंदा जिले के हरनौत निवासी अंतर्राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों की 72 किलोग्राम स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीत लिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए इस प्रतियोगिता का पहला पदक भी दिलाया और इतिहास रच दिया। देश और दुनिया आज इस विजेता की सफलता को देख रही है, लेकिन इनका संघर्ष इससे बड़ा है। झंडू कुमार, यही आप देख रहे हैं कि ये सब्जी का विक्रेता थे और यहाँ से उठ के वो वहाँ गए और उसमें 190 केजी उठाकर 72 किलो उनका शारीरिक वजन है और 190 केजी उठाकर 130.09 पॉइंट उठाकर वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। तो क्या लग रहा है, खास करके नालंदा में पहली जो कोई कांस्य पदक मिला है? कॉमनवेल्थ लेवल पे पहला मेडल है, चाहे नॉर्मल में हो या दिव्यांग में, ये पहला मेडल है जो कॉमनवेल्थ लेवल पे मेडल आया है। इससे हमें बहुत खुशी हो रहा है कि जिसे हम लोग स्टार्ट किए उनके साथ काम करना 2019 से और आज कॉमनवेल्थ तक मेडल ला रहे हैं। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, वैसे ही झंडू कुमार के संघर्ष की भी बड़ी कहानी है, जिसके लिए आपको जानना जरूरी है कि आखिर कौन है अंतर्राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार। झंडू कुमार नालंदा जिले के हरनौत के रहने वाले हैं। 5 साल की उम्र में ही पोलियो से प्रभावित हो गए। आर्थिक तंगी में इनका पूरा बचपन बीता। 1990 केजी वजन उठाकर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है और भारत को पहला पदक दिलाया है। झंडू कुमार की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि इनके माता पिता आज भी हरनौत में सड़क के किनारे सब्जी बेचकर परिवार चलाते हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद बेटे के सपनों को उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। यही संघर्ष आज पूरे बिहार और देश के लिए गर्व की वजह बन गया है। तो आज आपका बेटा जो झंडू कुमार जो है गेम्स में जो कांस्य पदक जीते हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप तो सब्जी बेचते फुटपाथ पर? हाँ, हम तो सब्जी बेचे रहे, हम इसी सब काम किए हैं, वहाँ तक ले गया, इसी कमाई से। तो क्या लग रहा है कि बेटा और आगे बढ़े? आगे बढ़े, बढ़िया बात है, अब बढ़ ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। आप तो विदेश में जाके खेल रहे हैं? हाँ, खेल रहा, खुशी हो गया एकदम हमको। तो आप सब्जी भी बेचती है यहाँ पर? कितना दिन से सब्जी बेच रहे हैं? यहाँ से बेच रही है, 100 से बेच रही है। गरीब इतना ही हो कि कुछ घर के ठिकाना नहीं है। कितना बेटा है आपका? 4 गो लोग, एगो बर्बाद हो गए, 3 गो है। तो 3 में कौन है झंडू? झंडू छोटा है एकदम, सबसे छोटा। झंडू कुमार की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश से बधाइयों का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सफलता को देश के लिए गौरव का क्षण बताया, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झंडू कुमार ने अपने अदम्य साहस, संघर्ष और संकल्प से साबित कर दिया कि कठिन परिस्थितियां कभी भी बड़े सपनों की राह नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि झंडू की ये उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा बनेगी। नालंदा की धरती से निकली ये कहानी आज हर उस इंसान के लिए संदेश है जिसके सामने मुश्किलें हैं, लेकिन सपने अब भी जिंदा हैं। झंडू कुमार ने बता दिया कि मंजिल तक पहुंचने के लिए अमीरी नहीं, मजबूत इरादे चाहिए। आज उनका कांस्य पदक सिर्फ उनके गले में नहीं, बल्कि पूरे बिहार और पूरे भारत के सम्मान का प्रतीक बन चुका है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए मेडल जीतकर इतिहास रचा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह पहला मेडल है। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार ने पुरुष हेवीवेट वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। नालंदा जिले के रहने वाले 28 साल के झंडू कुमार ने 190 किलोग्राम की बेस्ट लिफ्ट के साथ 130.9 अंक हासिल किए। ग्रुप बी से खेलते हुए पहले प्रयास में 181 किलोग्राम और दूसरे प्रयास में 190 किलोग्राम वजन उठाया। इससे उन्हें 130.9 अंक मिले। तीसरे प्रयास में उन्होंने 196 किलोग्राम उठाकर बर्मिंघम 2022 का गेम्स रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। मेडल है हमारा
टॉम पिछले काफी टफ था, हमने देखा तो क्या जी। कुछ चल रहा था उस समय आपके दिमाग में कि दिमाग में बस यही चल रहा था कि हमको मेडल जीतना है, जीतना है। लेकिन एक समय लग रहा था गोल्ड तक आप जा रहे हैं, लेकिन वो जी हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ाया है और कोई बात नहीं है। तो ये पूरा संघर्ष जो है कहीं ना कहीं आगे थोड़ा सा तो आपको हुआ, जितना आपने किया होगा, तो कौन कौन पीछे रहा आपके? हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह रहेलू सर, हम गुजरात गांधीनगर में प्रैक्टिस करते हैं, और हमारा जेपी सर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल हमें प्राप्त हुआ है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने परिवार के जिन्होंने सपोर्ट दिया, कोच को भी सबको? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना मतलब प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और टॉप स्कोर भारतीय खेल प्रबंधन का कितना शुक्रगुजार है? हाँ, उनको तो पूरा मतलब उन्हीं में प्रैक्टिस करते हैं हम, और मतलब मेडल उन्हीं का माना जाए तो, देखा जाए तो। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बिहार में 17 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 72 घंटे के लिए ये अलर्ट इस वक्त जारी है। तेज हवा के साथ गरज और ठनका गिरने की संभावना जाहिर की गई है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण समेत कई जिलों में ये अलर्ट इस वक्त जारी किया गया है। राज्य में अब तक 37% कम बारिश दर्ज हुई है। देश भर में मानसून सक्रिय है। कई राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश जारी है। बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसी स्थिति है। कई राज्यों में बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई हैं। गुजरात में बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। गुजरात के कई जिले पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। पानी ने लोगों के घरों तक दस्तक दे दी है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बारिश हो रही है। बारिश के चलते पुंछ और रामबन में लैंडस्लाइड हुई है, जिससे सड़कें बंद है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। गुजरात के साबरकांठा से भीषण बारिश के बाद बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश के बाद साबरमती नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। नदी में तेज उफान है। साबरमती नदी में तेज उफान का अंदाजा आप इस वक्त इस तस्वीर को देखकर लगा सकते हैं, जब रेत भरने गया एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में बह गया। बताया जा रहा है कि ऊपरी क्षेत्रों में हुई बारिश की वजह से साबरमती नदी उफान पर आ गई। प्रशासन ने जो निचले इलाके हैं वहां पर लोगों को नहीं जाने की अपील की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग नदी में पहुंच रहे थे। गुजरात के पाटन में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ के चलते कई हादसे भी हो रहे हैं। तेज बहाव में सड़क पार करने की कोशिश में एक ट्रक के पलटने का वीडियो सामने आया है। सांतलपुर इलाके में स्थित कांचवे पर पानी का तेज बहाव होने से हाईवे बंद हो गया। इस बीच कॉचवे ब्रिज पर एक ट्रक पलट गया। हादसे के बाद प्रशासन ने गाड़ियों का आवागमन रोक दिया है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां देखिए ट्रक कैसे इस तेज धार में पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। कॉचवे ब्रिज की तस्वीर है, जहां इस तेज बहाव में ट्रक पलट जाता है। और गुजरात के पाटन की तस्वीर है, जहां चारों तरफ सड़क पर पानी भरा हुआ है और लोगों की इस कदर आने जाने में परेशानी हो रही है। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और भोपाल में अब तक की सबसे बड़ी साइबर ठगी सामने आई है, जहां बुजुर्ग से 3 करोड़ 91 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। कई गुना फायदे का झांसा दिखाकर उन्हें फंसाया गया। फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए ठगी की गई और साइबर सेल ने 1 करोड़ रुपए होल्ड कराए हैं। और देखिए, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बयान दिया है। 27 जुलाई तक TRE 4 की अधियाचना भेजी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अधियाचना भेजी जाएगी। बता दें कि अगस्त में TRE 4 का विज्ञापन जारी होगा। शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 29 जुलाई से आवेदन लेने की बात कही गई है। TRE 3 के ट्रांसफर का अलग से शेड्यूल जारी होगा। जल्द बैठक कर विभाग शेड्यूल जारी करेगा। अगले 1 सप्ताह में लाइब्रेरियन की बहाली पर भी फैसला होना है। मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के ट्रांसफर पर अभी विचार नहीं हुआ है। महिलाओं की बगल के पंचायत में पोस्टिंग होगी। पुरुषों को बगल के ब्लॉक में पोस्टिंग दी जाएगी।
अगली खबर शेखपुरा से, जहां टाल के क्षेत्र में के सुदूर गांव पानापुर में भीषण पेयजल संकट से ग्रामीण परेशान हैं। जलस्तर गिरने और पर्याप्त जलापूर्ति नहीं होने की वजह से लोगों को पीने का पानी दूर दूर से लाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार पंचायत प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकला। मामले को लेकर डीएम ने ये कहा है कि पीएचईडी विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 1 सप्ताह के भीतर गांव में पेयजल संकट दूर करने का भरोसा दिया गया। नवादा जिला से पानी लाते हैं पीने के लिए, ड्राम ऊपर से गिर गया है, विधायक जी नहीं देखने के लिए जा रहा है, बोट के बारी में जाता है और उसके बाद नहीं हुलक रहा है। 15 दिन से पियासा बहुत लटपटा रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। पंचायत के मुखिया को क्या कर रहे हैं? पंचायत के मुखिया क्या कर रहे हैं? जैवन करते हैं हुलकेल। तो जल नल की समस्या है 15 दिन से, पानी नहीं दे रहा है। अगला साल भी हुआ था, हम आए थे, आप लोग भी आए थे, डीएम साहब के लिए तुरंत कार्रवाई हुआ, लेकिन 7 HP का मोटर चाहिए, 3 HP लगाया, इसलिए नीचे से पानी ऊपर जाता है नहीं। जी नहीं, ऊपर नहीं चढ़ता है। वो चीजें विस्तारित हुई या नहीं हुई, रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, तो अभी आज जो परिवाद प्राप्त हुए उसको भी हम लोग फॉलोअप करेंगे और ये सुनिश्चित करवाएंगे कि अगर मेजर इशू नहीं है तो 2 से 3 दिन में, और अगर मेजर इशू है तो अगर बोरिंग वगैरह का इशू है तो उसको वृहत टाइम में जो भी मिनिमम टाइम पीरियड होगा उसमें हम लोग उसको कंप्लीट करवाएंगे। न्यूज़ 18